अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इनहेरिटेंस या मिरास का स्टेटस क्या है। इनहेरिटेंस को लेगेसी भी कहते हैं, पैट्रिमनी भी कहते हैं और हेरिटेज भी कहते हैं। सूरह निसा में आयत नंबर 11 और 12 ये इंडिकेट कर रही है इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस या विरासत, इसको हम दो तरीक़ेकार से डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली तो हम इसको रीड आउट करेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपसे फिर किसी दिन डिस्कस करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स और किसका कितना हिस्सा है ये मेंशन किया गया है, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या असर है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान है विरासत के असूल, जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में मेंशन्ड हैं। अच्छा, कन्फ्यूजन है वो मेरे माइंड में तो चल रही है, आप लोगों के माइंड में भी हो मे बी। इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इनहेरिटेंस भी विरासत है, सक्सेशन जानशीनी है। ये तो हमें इसकी मतलब अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं तो काफ़ी है, लेकिन इनमें एक ख़ासा फ़र्क ये है कि इनहेरिटेंस में टाइटल पास किया जाता है अपॉन द डेथ, मतलब एक शख्स की डेथ हो जाती है तो उसका टाइटल पास कर दिया जाता है, और जिसको पास किया जाता है उसको इनहेरिटर कहते हैं। इसी तरह सक्सेशन में जानशीनी का असूल आ जाता है, मतलब टाइटल ट्रांसफ़र किया जाता है। ये लाजमी इसमें नहीं है कि भी बंदे की डेथ के बाद ही ट्रांसफ़र किया जाए, और सक्सेशन के तहत जो चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है और जिसको ट्रांसफ़र की जाती है उस शख्स को सक्सेसर कहा जाता है। बेसिकली तो ये दोनों हेयर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है जो मैंने आप लोगों को वाज़े कर दिया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूट द रिमाइंडर of estate and property to the relations of the deceased according to शरिया लॉ। मतलब प्रॉपर्टी का जो बचा कुचा है या जो कुछ बचा है इंसान की डेथ के बाद, प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो कुछ भी, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है शरिया लॉ के तहत, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस बेसिकली एक राइट है जो कि हेयर्स को मिलता है, ब्लड रिलेशंस को मिलता है आफ्टर द डेथ। द डेथ ऑफ अ पर्सन brings about a transfer of most of his rights and obligations to person who are called his heir and representatives। अब वो राइट्स कौन कौन से हैं जो उसकी डेथ के बाद डिसीज्ड पर्सन के ट्रांसफ़र होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल राइट्स टू प्रॉपर्टी मींस जो प्रॉपर्टी है डिसीज्ड पर्सन की, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हेयर्स को तमाम राइट मिल जाते हैं जो उस डिसीज्ड पर्सन के थे। और दूसरे नंबर पर है यूज़ुफ्रक्ट।
यूसुफ्रक्ट क्या है? ये है लाइफ रेंट, और ये प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स होते हैं और जो एडवांटेजेस होते हैं या प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट मिलना है आपको, उसको कहते हैं लाइफ रेंट या यूसुफ्रक्ट। तीसरे नंबर पर है राइट्स रिलेट टू प्रॉपर्टी। डिसीज्ड पर्सन की डेथ के बाद राइट प्रॉपर्टी से मुतल्लिका कौन कौन से मिलते हैं। हमने ऑल राइट्स टू प्रॉपर्टी तो डिस्कस किया था, लेकिन राइट्स रिलेट टू प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो स्पेसिफाइड राइट्स हैं। फोर्थ वन है जी डेट्स एंड चोज इन एक्शन। ये डिपेंडेंट राइट्स होते हैं, मतलब इनको हम कहते हैं फितरी हक। तो इसमें होता क्या है, अ चूज इन एक्शन और थिंक इन एक्शन इज़ अ राइट टू सू। मतलब कि ये एक ऐसा राइट होता है जिसके तहत आप किसी के अगेंस्ट, किसी के ख़िलाफ़ राइट रखते हैं कि आप उसको कोर्ट में लेकर आए। राइट टू सू, उसके ख़िलाफ़ सूट करने का हक़। इसकी एक मिसाल ये भी है कि आ राइट टू रिसीव पेमेंट फॉर डेट, और अदरवाइज़ यू कैन से दैट ऑब्टेन मनी बाय वे ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट था डिसीज्ड पर्सन का किसी के साथ, और उसकी डेथ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब नेचुरल तौर पे डिस्चार्ज हो गया, या उसके लाइफ टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई है, तो उसको हम कह देते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होती है, ब्रीच आपको मैंने बताया था कि ब्रीच इज़ अ कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अच्छा, कैंसलेशन एंड रिसेशन इन दोनों में भी फ़र्क है, लेकिन हम जस्ट इसको डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक फिर जाएगा। डैमेजेस क्लेम करने हैं आपने और फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये राइट आपके पास अवेल हो जाता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि डैमेजेस क्लेम करने हैं बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप क्या करेंगे कि आपको जो लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज को क्लेम करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डैमेज एक लॉस है, और उसके लिए जब हम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करते हैं कि भी हमें डैमेज हुआ है, तो वो हम डैमेजेस क्लेम की एप्लीकेशन दायर करेंगे या कंप्लेंट करेंगे या कोर्ट में प्लेंट दायर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वन है जी राइट टू कंपनसेशन। राइट टू कंपनसेशन एक ऐसा राइट है जिसके तहत आप अजर लेते हैं, कोई मुआवजा ले लेते हैं। कंपनसेशन रिम्यूनरेशन को भी कहते हैं, अमेंड्स को भी कहते हैं, रिकम्पन्स को भी कहते हैं, कंसिड्रेशन को भी कहते हैं, इंडेमनिफिकेशन को भी कहते हैं, और रिस्टिट्यूशन को भी कहते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वोकैब दिए, तो ये वोकैब जो मैं आपको लिखवाता हूँ इसको लाजमी नोट किया करें, ताकि आपको कहीं पर डिस्कशन करने में आसानी हो। आप किसी से बात कर रहे हों तो आपके लैंग्वेज की परफेक्शन नज़र आ रही हो। तो कंपनसेशन क्या था? कंपनसेशन इज़ अ रिवार्ड, समथिंग इन रिटर्न विच इज़ बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये थे जी हमारे राइट्स जो हमने स्टडी किए, और इन तमाम राइट्स को ट्रांसमिसिबल राइट्स कहते हैं, मतलब जो ट्रांसमिटेड हुए हैं। डिसीज्ड पर्सन के जो राइट्स हैं वो सब आपको ट्रांसमिटेड हो गए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांसमिसिबल राइट्स। और ये राइट्स जो उनसे हैं ये एक्टिव कब होते हैं? मतलब कि ये तमाम राइट्स, मतलब ऑल राइट्स टू प्रॉपर्टी, यूसुफ्रक्ट, और राइट्स रिलेट टू प्रॉपर्टी, डेट्स एंड चूजेस इन एक्शन, राइट्स टू कंपनसेशन, ये सब राइट्स जो हैं एक्टिव कब होते हैं? ऑन द डेथ ऑफ पर्सन राइट्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इन राइट्स को हासिल करने के लिए एक ऑब्लिगेशन है। वो सिचुएशन या ऑब्लिगेशन क्या है? मरने के बाद इंसान के जनाजे से लेकर दफन होने तक, और उसके बाद
जो कर्ज़ा उस इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ था वो अदा करने के बाद ये तमाम राइट्स एक्टिव होंगे। अगर वो शख्स मकरूज़ है और आप उसकी विरासत में से हिस्सा ले रहे हैं तो उस हिस्सा लेने से पहले आप लोगों को उसका कर्ज़ अदा करना होगा, अदरवाइज़ यू आर नॉट राइटफुल। मीन्स आफ्टर डेथ and after the last needs of the deceased you will become the real heirs or legal heirs, otherwise you are not eligible to take any right। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखें और ये ऑब्लिगेशंस दोनों नोट कर लें। फर्स्ट पर डेट होगा एंड सेकेंडली पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस। मतलब फ़र्स्ट पर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस कर लें, क्योंकि डेथ के फ़ौरन बाद फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करना होते हैं और उसी मौके पर पूछा जाता है कि क्या इसने किसी का कुछ देना है या कुछ लेना है, तो वहाँ पर ही ये चीज़ें अनाउंस होती हैं। तो उसके बाद का प्रोसीजर होता है डेट, मतलब आपके पास उसकी विरासत में से जो प्रॉपर्टी आई उसके ऊपर जो कर्ज़ा था उस प्रॉपर्टी के अंदर से आपने वो कर्ज़ा अदा करना है, फिर जो बाकी बचेगा वो आपका विरासती हक होगा, उसको आप इंजॉय करेंगे। आफ्टर दिस द लास्ट हेडिंग इज़ रूल ऑफ इनहेरिटेंस इन मोहम्मदन लॉ, जिसमें ये बताया गया है कि डिसीज़्ड की प्रॉपर्टी डिवॉल्व कैसे की जाएगी और वो कौन लोग हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगी या जिनको डेलीगेट किया जाएगा। हमने कंसेंगुइनिटी का असूल और अफिनिटी का असूल डिस्कस किया था। कंसेंगुइनिटी और अफिनिटी में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेमर होंगे उनको विरासत तकसीम होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमने आज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में या मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस में विरासत के असूल क्या हैं और वो कौन कौन से राइट्स हैं जो आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन उसके हेयर्स को ट्रांसफ़र किए जाते हैं या पास किए जाते हैं। ये राइट्स ट्रांसमिसिबल राइट्स होते हैं और डिपेंडेंट राइट्स होते हैं। राइट्स एक्टिव कब होते हैं और इनको हासिल करने का अख्तियार आपके पास कब आता है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ डेट एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो आज मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया हमने और उन राइट्स को डिस्कस किया जो उनसे डिसीज्ड पर्सन के डिलीवर किए जाते हैं या ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसके लीगल हेयर्स को, और उन ऑब्लिगेशंस को भी डिस्कस किया जो उनसे उसके राइट्स के ऊपर लग जाती हैं ज़िम्मेदारियाँ।